हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमने पढ़ा था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था मैसूर राज्य। तो हमने मैसूर राज्य पढ़ लिया है, हमने हैदर अली के बारे में पढ़ लिया है और हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों, आज उसका पार्ट 2 वाला हमारा जो वीडियो है वो अपलोड किया जा रहा है। तो देखिए, हम आज अध्ययन करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं वह हुए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान रखेंगे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। इनमें से प्रथम को छोड़कर शेष तीनों में अंग्रेजों की विजय हुई थी। कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में? पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज नहीं जीत पाए थे, लेकिन जो अंतिम के 3 युद्ध हुए हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रथम आंग्ल से मैसूर युद्ध, हमारे 4 आज हम आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। तो 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समय रहता है। अब देखिए, इसकी भूमिका क्या बनी थी, इसका कारण क्या रहा था, क्यों यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध हुआ था हैदर अली की फ्रांसीसियों की मित्रता का एक कारण था, जिस कारण से अंग्रेज इनसे रुष्ट हो गए थे। इनसे मतलब वो दुश्मनी रखने लग गए थे कि आप जो है फ्रांसीसियों से मित्रता क्यों कर रहे हैं। और दूसरा कारण क्या था, अंग्रेज और जो हैदर अली थे दोनों ही अपने प्रभाव क्षेत्रों में वृद्धि करना चाहते थे। अर्थात जो अंग्रेज थे वह भी चाहते थे कि जो हमारा शासन प्रशासन है वो और विस्तार रूप ले, और वहीं हैदर अली भी यह चाहता था कि जो उसका शासन प्रशासन चल रहा है वह भी थोड़ा और विस्तार ले, क्योंकि हैदर अली भी उस समय नया नया राजा बना हुआ था। तो वह भी चाहता था कि उसकी जो शक्ति है वो भी खूब आगे को बढ़े। चलिए, ठीक हो गया। और एक बात और देखेंगे कि एक बार क्वेश्चन यहाँ से और बनता है दोस्तों कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कि जो मराठे और निजाम थे वह किसकी तरफ थे। तो इस युद्ध में मराठे और निजाम अंग्रेजों की तरफ थे। कौन से युद्ध में? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो हम शुरू करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। चलो करवाते हैं, हम लोग लड़ाइयाँ करवाते हैं। तो इसमें जो हमारी लड़ाई होगी उनके किन के मध्य होगी? तो इनमें जो लड़ाई होती है वह होती है हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में। क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, वो किनके मध्य हुआ था? वह हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में। और जो अंग्रेजों का जो उस समय नेतृत्व कर रहा था वह कर रहा था, जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करेगा वह कौन करेगा? जोसेफ स्मिथ। दोस्तों ये छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं जो जिनको आप छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। आपको याद रखना है कि जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जोसेफ स्मिथ ने। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो होता क्या है दोस्तों कि 1767 ईस्वी में जो है युद्ध शुरू होता है, और उसी से में 2 युद्ध होते हैं अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य में। वह युद्ध कौन कौन से होते हैं? चगामा घाट का युद्ध और त्रिनोमाली का युद्ध। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से बनेगा कि चगामा घाट का युद्ध किस समय हुआ था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। या फिर पूछा जाएगा आपसे त्रिनोमाली का युद्ध किस समय हुआ था, या किस युद्ध के समय हुआ था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य में। तो इन 2 युद्धों में क्या होता है? हैदर अली की हार हो जाती है। किन युद्धों में? चगामा घाट का युद्ध और त्रिनोमाली का जो युद्ध होते हैं, इन युद्धों में हो गई है हैदर की हार। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इन 2 युद्धों में हैदर की हार के बाद होता क्या है, 1769 ईस्वी में मद्रास के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनको हैदर ने जीत लिया। मतलब जो अंग्रेजों का जो क्षेत्र होते हैं, अंग्रेजों के जो अंडर में जो क्षेत्र होते हैं, उनको हैदर ने जीत लिया 1769 ईस्वी में। जिसके कारण से अंग्रेजों ने यह सोच लिया कि अगर यह युद्ध आगे को और चलता रहा तो हमारा एकदम खात्मा हो जाएगा। इस कारण से भलाई इसी में है कि एक संधि कर ली जाए, क्योंकि अंग्रेज तो इसी बात में निपुण थे। वह क्या करते थे, जैसे ही उनको लगता था कि हम लोग युद्ध हार जाएंगे, वह मैत्री का हाथ दुश्मन की तरफ बढ़ा दिया करते थे। ऐसा ही यहाँ पर कौन करते हैं? अंग्रेज करते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, 2 युद्ध हैदर अली हारने के बाद भी देखिए उसने अपनी शक्ति को फिर से स्थापित किया। और 1769 ईस्वी में जो अंग्रेजों के देखिए मद्रास के आसपास के क्षेत्र, जो उनके मुख्य क्षेत्र थे, उन पर आक्रमण करता है और अंग्रेज संधि करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, मद्रास की संधि कर ली जाती है अंग्रेजों के द्वारा। कब होगी? 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली गई है, और आपको डेट नहीं छोड़नी है, आपको डेट भी याद रखनी है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी। वह हुई थी मद्रास की संधि। अभी मैं दोस्तों आपको
जितने भी मैसूर युद्ध हुए हैं, इनमें जितनी भी संधियाँ हुई हैं, उन संधियों का आपको क्रम एक ऐसे याद करवा दूंगा कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं। और इन मैसूर युद्ध में जो भी गवर्नर जनरल भारत के रहे थे, उनको भी बहुत ही अच्छे से आपको मैं एक ट्रिक से बताऊंगा ताकि आप उस चीज़ को भूलें ना। चलिए, पहले हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, उसके बाद आएंगे ट्रिक में। तो मद्रास की जो संधि होती है वह होती है 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में। अब देखिए होता क्या है, इस संधि में कुछ बातें रखी जाती हैं। वह क्या बातें रखी जाती हैं कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। मतलब जैसे अंग्रेजों ने हैदर अली के जो राज्य जीत रखे थे, उन्होंने वो वापस कर दिए, और हैदर अली ने जो अंग्रेजों के जो राज्य जीते हुए थे, जैसे कि मैसूर राज्य अपने अंडर में ले लिया था, लेने ही वाले थे, उसके आसपास के क्षेत्रों को भी जीत लिया था, वो सारे के सारे हैदर अली ने अंग्रेजों को वापस कर दिए। और इसी के साथ ही हैदर अली को अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति के रूप में धन भी दिया था। याद रखेंगे, इस युद्ध में होता क्या है, हैदर अली को अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति के रूप में धन दिया। हैदर अली को देखिए, आज तक अंग्रेजों से कोई भी क्षतिपूर्ति के रूप में जो है धन नहीं ले पाया था। यहाँ हैदर अली ने वो काम कर दिया जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। मतलब एक संधि होती है, वो भी अंग्रेजों के पक्ष में संधि नहीं होती। ये सोचिए कि यहाँ पर हैदर अली की शक्ति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैदर अली को अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति के रूप में धन दिया। तो इसी के साथ ही क्या होता है, इसी युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों की अजेयता को भी समाप्त कर दिया। अर्थात अभी तक जो अंग्रेज हर युद्ध में जीतते हुए आ रहे थे, जो कि हर युद्ध में हर किसी पर भारी पड़ रहे थे अंग्रेज, यहाँ पर हैदर अली के सामने उनको घुटने टेकने ही पड़े, और इसी युद्ध के साथ ही हैदर अली ने अंग्रेजों की अजेयता को समाप्त भी कर दिया। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा बनता है कि किस युद्ध में अंग्रेजों की अजेयता को समाप्त होना पड़ा, तो वो कौन सा युद्ध था, वह युद्ध था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और वह संधि कौन सी थी, मद्रास की संधि। तो देखिए दोस्तों, इस संधि में ये भी काफ़ी सारी बातें हुई रहती हैं। तो इसी पक्ष में क्या होता है, इसी क्रम में क्या होता है, 1769 ईस्वी की बात है। 1769 ईस्वी की संधि की शर्तों को मद्रास सरकार द्वारा पालन नहीं हुआ। मतलब जो 1769 ईस्वी की संधि की गई थी, और इसमें संधि में एक बात और रखी गई थी कि जब जैसे अगर हैदर अली के ऊपर आक्रमण होगा तो उसमें अंग्रेज जो है हैदर अली की सहायता करेंगे, और अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण होगा तो हैदर अली अंग्रेजों की सहायता करेगा। यह भी वह इस समय मद्रास की संधि में यह बात रखी गई थी। लेकिन होता क्या है, 1769 ईस्वी में क्या होता है कि जब मराठों ने 1771 में हैदर अली के राज्य पर आक्रमण कर दिया, तब अंग्रेजों ने हैदर की सहायता नहीं की। मैंने आपको बताया ना कि अंग्रेज जो थे वो संधि करने को इसीलिए संधि किया करते थे ताकि कि उनका खात्मा ना हो। लेकिन जब संधि की बातों को जब वास्तविक रूप से उनकी बात की जाती थी, तब वो अलग पीछे हट जाया करते थे। तो ऐसा ही होता है, 1769 ईस्वी में संधि होती है, लेकिन जब 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण कर दिया, तब अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार से हैदर अली की सहायता नहीं की। और यही भूमिका बनती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। दोस्तों यही भूमिका रही है जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुई थी, उसके तहत अंग्रेजों ने उस संधि का पालन नहीं किया, जिसके कारण से एक भूमिका बन जाती है। वो भूमिका मैंने आपको बता दी, जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हम लोग सबसे पहले समय जानेंगे क्या है, 1780 से 1784 ईस्वी तक। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारे गवर्नरों का भी आगमन हो गया है। तो आपको याद रखना है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, द्वितीय में आप याद रखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, वह थे वारेन हेस्टिंग। अभी मैं आपको इनको क्रम याद करवा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब देखिए इसका कारण क्या रहा था, संधि का उल्लंघन, जो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा क्या था कि अंग्रेजों का फ्रांसीसियों की बस्ती थी माहे, वहाँ पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया था। और जो देखिए फ्रांसीसी जो थे वो हैदर अली के पक्ष में रहते थे, जिस कारण से और जो फ्रांसीसी क्षेत्र था वो माहे वाला, वो हैदर अली का भी क्षेत्र था। अंग्रेजों ने देखिए पहले तो फ्रांसीसी बस्ती पर आक्रमण किया, और वह बस्ती उसमें किसके अंडर में हुआ करती थी, वह हुआ करती थी हैदर अली का वह क्षेत्र हुआ करता था, जिस कारण से यहाँ ये एक भूमिका और बन गई है, किसकी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। चलिए ठीक है। अब हैदर अली दोस्तों क्या करता है, वह भी अपनी शक्ति को जो अपनी सेना है और अपने राज्य को काफ़ी शक्तिशाली बनाने का प्रयास में लग जाता है। वह भी युद्ध के लिए अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू करने लग जाता है। तो इसी क्रम में क्या होता है, साल 1779 ईस्वी में एक त्रिगुट संघ की स्थापना होती है। वह किनके मध्य हुई थी, मराठों के मध्य, हैदर अली और निजाम के मध्य।
3 लोग थे जिनके मध्य में त्रिगुट संधि हुई थी कि हम जब भी लड़ाई होगी तो हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। और इस जो त्रिगुट संघ था, जो इसको संगठित किया था वह किया था निजाम ने। जो निजाम था इसने ही इसको संगठित किया था 1779 ईस्वी में। चलिए ठीक है। तो हैदर अली ने भी अपने राज्य में काफ़ी जो है शक्तिशाली अपने राज्य को बना दिया था, और अपनी जो सेना को है उसको भी काफ़ी हद तक अच्छा बना दिया था। तो इसी क्रम में क्या होता है, हैदर अली भी अब पंगे लेना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ से वह क्या करता है, 1780 ईस्वी में हैदर अली का कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण हो जाता है। होता क्या है कि ये हैदर अली जो है वो कर्नाटक के नवाब से सहायता मांगता है युद्ध के समय, लेकिन जो कर्नाटक का नवाब होता है वह सहायता देने से मना कर देता है। जिस कारण से क्या होगा, 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जो कर्नाटक का जो यह नवाब है ना, यह अंग्रेजों से इसकी थी मैत्री, अंग्रेजों से इसकी मैत्री थी। देखिए अब हैदर अली की सहायता करने के लिए तो जब मराठों ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण किया था उसमें तो अंग्रेज नहीं आए थे, लेकिन जब कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने बड़ी जल्दी हाथ आगे बढ़ा दिया। अब देखिए उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, कर्नल वैली व हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 2 सेनाएं हैदर अली से लड़ने के लिए भेजी गई। मतलब कर्नाटक के नवाब के ऊपर जब यह 1780 ईस्वी में आक्रमण करेगा तो होता क्या है कि कर्नल वेली जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा होता है, और हेक्टर मुनरो, यह भी हेक्टर मुनरो से आपको कुछ याद आया होगा, बक्सर का युद्ध सारा का सारा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो देखिए बक्सर के युद्ध में भी देखिए एक त्रिगुट संघ उसमें बना हुआ था, त्रिगुट संघ। तो यहाँ पर भी अंग्रेजों ने सोचा कि यह त्रिगुट संघ को तोड़ने में माहिर है, क्यों नहीं हम हेक्टर मुनरो को ही यहाँ पर बुलाएं, क्योंकि त्रिगुट संघ उसने बक्सर के युद्ध में भी तोड़ा था और यहाँ भी एक त्रिकूट संघ बन चुका था। तो होता क्या है कि जब कर्नाटक के नवाब के ऊपर आक्रमण हो जाता है, परिणाम स्वरूप कर्नल वेरी व हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 2 सेनाएं हैदर अली से लड़ने भेजी गई, परंतु अंग्रेजों की हो गई हार। देखिए हेक्टर मुनरो को भी हैदर अली ने हरा दिया। सोच सकते हैं कि हैदर अली ने अपने आप को कितना शक्तिशाली बना लिया था। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ था। तो जब कर्नल वेली और हेक्टर मुनरो है उनकी हार हो गई, उसके बाद पुनः वारेन हेस्टिक से क्या किया, जो वारेन हेस्टिक इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया, आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना फिर से गठित की और उसको फिर से भेज दिया कहाँ, उसको भेज दिया, जाओ भैया हमारी हार हो रही है जरा जीत के तो आओ। तो क्या करता है वारेन हेस्टिक, आयरकूट को भेज देता है एक सेना लेके, हैदर अली के विरुद्ध जाओ तुम लड़ाई लड़ो। तो इसी के क्रम में क्या होगा, एक युद्ध होता है पोर्टो नोवा का युद्ध। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। पोर्टो नोवा का युद्ध होता है 1782 ईस्वी में, और इसी युद्ध में क्या होता है, हैदर अली की हो जाती है हार। याद रखेंगे दोस्तों, पोर्टो नोवा का युद्ध। देखिए मैं क्वेश्चन की तरह बोल रहा हूँ, आप ऐसे लिख लेंगे। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था, 1782 ईस्वी में, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय में। और इसमें किस किस के बीच हुआ था, अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य, या फिर कहें और यह ऐसा ही बन सकता है कि द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, आयरकूट ने। और द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य में। देखिए प्रथम में भी हैदर अली था, दूसरे में भी हैदर अली ही है। लेकिन फिर होता क्या है दोस्तों, इसी युद्ध में क्या होता है, इसको चोट लग जाती है जिस कारण से घायल हो जाता है, और 1782 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु। हैदर अली के बारे में हम लोग पहले से अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा नहीं। तो 1782 ईस्वी में हो गई है हैदर अली की मृत्यु, लेकिन अभी भी युद्ध चल रहा है, क्योंकि जो युद्ध चल रहा था वह चल रहा था 1780 से 1784 तक चलेगा, और 1782 ईस्वी में हो गई है हैदर अली की मृत्यु। तो हैदर अली की हार का जो कारण रहा था वह कारण क्या रहा था, क्योंकि हैदर अली आप देख सकते हैं कितना शक्तिशाली हो चुका था, अंग्रेजों को तक उसने हरा दिया था। लेकिन ऐसी क्या कारण ऐसा रहता है जो कि हैदर अली को हार का सामना करना पड़ता है। तो वह कारण क्या रहा था मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 कारण रहे थे, हैदर अली के हार के 2 मुख्य कारण रहे थे वो। और उस हार का पहला कारण क्या था, देखिए अंग्रेजों ने एक कूटनीति यहाँ पर कूटनीति से काम लिया था जिसमें अंग्रेज माहिर थे पहले से ही। वह क्या करते हैं उसमें, देखिए इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था वारेन हेस्टिक्स। उसने क्या किया, देखिए एक त्रिगुट संघ बना था, मैंने बताया था ना, मराठा निजाम और उनके मध्य हैदर अली के मध्य एक बना था त्रिगुट संघ। देखिए अब उसने क्या किया, इस त्रिगुट संघ को तोड़ने का प्रयास किया। किसने, वारेन हेस्टिक ने। उसने क्या किया, मराठों के साथ 1782 ईस्वी में एक सालबाई की संधि कर ली। कब, 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि कर ली और मराठों को हैदर से अलग कर दिया। साथ ही साथ में यह भी उसमें प्रस्ताव रखा गया कि जो भी अंग्रेजों के दुश्मन देश हैं उनका साथ मराठे नहीं देंगे।
यह तय हुआ था 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ ही। तो देखिए यहाँ पर हैदर अली के साथ हो गया धोखा, मराठे जो है हैदर अली से हो गए हैं अलग, जिसके कारण से जो हैदर अली की जो शक्ति थी वह हो गई कम। अब 1782 ईस्वी में दोस्तों सालबाई की संधि काफ़ी बार ये पूछ ली गई है। इस संधि के बारे में भी हम आगे बहुत चर्चा करने वाले हैं जब आपको मैं मराठा राज्य पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि सालबाई की संधि कब हुई थी, आपका उत्तर हो जाएगा 1782 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुई थी, वारेन हेस्टिंग्स और मराठों के मध्य में। ठीक हो गया, चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। और दूसरा इसका कारण क्या रहा था हैदर अली की हार का कारण? दूसरा कारण यह रहा था निजाम को गुंटूर का क्षेत्र भी दे, निजाम जो था उनको गुंटूर का क्षेत्र दे दिया। और अब वो भी निजाम जो थे उनको भी लालच आ गया, उन्होंने सोचा चलो भाई बिना युद्ध करे हमको गुंटूर का क्षेत्र मिल रहा है, हम रख लेते हैं। वैसे भी हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, अभी तक उनको कुछ मिला ही नहीं था कि इस त्रिगुट में शामिल हो गए। तो उन्होंने सोचा क्योंकि अंग्रेजों का साथ देंगे, हम अंग्रेजों की साइड हो जाएंगे और गुंटूर का क्षेत्र भी हमें मिल जाएगा। इसके क्रम में क्या होता है, हैदर अली से देखिए यहाँ पर निजाम भी हो गए अलग। तो हैदर अली पड़ गया यहाँ पर अकेला और 1782 ईस्वी में उसकी शक्ति हो गई कम, जिसके कारण से अंग्रेजों से उसे हार का सामना करना पड़ा। ठीक हो गया, दो कारण थे हैदर अली की हार के कारण। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन गया, 1782 ईस्वी में यहाँ पर हैदर अली की भी मृत्यु होती है। लेकिन एक यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आयरकूट की भी मृत्यु हो गई थी। आयरकूट कौन था, इसको सर आयरकूट के नाम से भी जानते हैं। यह कौन था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला आयरकूट, इसकी मृत्यु हो जाती है कब, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि आयरकूट की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हैदर अली की मृत्यु हो गई है दोस्तों 1782 ईस्वी में, लेकिन युद्ध तो चल रहा था, युद्ध को तो जारी रखना ही था। देखिए अब कमान आ जाती है हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के पास। देखिए हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू ने सेना की कमान संभाल ली और इसने क्या किया दोस्तों, इसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, इतनी इसमें द्वेष की भावना भर गई थी। इसने क्या किया, बिल्कुल सारे क्षेत्र को रौंद डाला, जो अंग्रेजों के जो सारे क्षेत्र थे। 1783 ईस्वी में इसने क्या किया, इसने बेदनौर का क्षेत्र जीत लिया, मंगलौर का क्षेत्र को भी जीत लिया। मतलब अंग्रेजों के क्षेत्र थे उनको वह यह कब्जा करता हुआ जा रहा था। इस कारण से क्या होता है कि इस समय देखिए एक बात याद रखेंगे, जो है जो मैसूर की स्थिति है वो तो अभी भी काफ़ी बहुत ही क्षीण है। मतलब कह सकते हैं कि हैदर अली जो मारा गया है, मराठी भी अलग हो गए, निजाम भी अलग हो गए हैं, जहाँ तक यहाँ पर अंग्रेजों का ही पलड़ा भारी है। तो अंग्रेजों की ही यहाँ पर जो है पलड़ा भारी है। तो फिर भी इस युद्ध में देखो काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते, 1780 से यह युद्ध चल रहा था और 1784 ईस्वी तक यह युद्ध चलता रहा, कोई परिणाम ना निकला, सब परेशान हो गए, अंग्रेज परेशान हो गए और जो मैसूर का जो राजा था वह भी परेशान हो गया, टीपू सुल्तान। उन्होंने सोचा क्यों ना भाई चलो एक संधि ही करके इस युद्ध को टाल देते हैं। तो युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक की जाती है संधि, कब, टीपू और अंग्रेजों के मध्य में। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कैसे बनेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो संधि हुई थी वह किनके मध्य हुई थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, टीपू और अंग्रेजों के मध्य में। और यह कौन सी संधि हुई थी, यह हुई थी मद्रास की, यह हुई थी मंगलौर की संधि। मद्रास की तो पहले वाले में हुई थी और दूसरी हो जाएगी मंगलौर की संधि। कब होगी, 1784 ईस्वी में। डेट आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। डेट है, डेट का ही खेल है आधुनिक भारत के इतिहास में। डेट अगर आप याद रखते हैं तो आप शहंशाह हैं। ठीक हो गया, मंगलौर की संधि हो गई थी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि कब हुई थी, 1784 ईस्वी में। अब देखिए इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी था। कभी कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि मंगलौर की संधि में अंग्रेजों की तरफ से जो संधि के पक्ष में शामिल हुआ था वह कौन हुआ था, लॉर्ड मैकार्टनी। ठीक हो गया। और इसमें भी सेम वही बात थी, देखिए हर संधि होती है, जब भी कोई संधि होती है अंग्रेज इसमें हारने लगते हैं या फिर अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि भैया इस युद्ध से कोई फायदा नहीं हो रहा है, संधि कर लो। संधि में एक ही प्रस्ताव हर बार रखा जाता है कि एक दूसरे के प्रदेश वापस कर देंगे और संकट काल में एक दूसरे की सहायता करेंगे, जो कि कभी होती नहीं है। प्रदेश तो वापस हो जाते हैं लेकिन सहायता कभी नहीं हुई थी। अंग्रेजों ने कभी भी भारतीय राजाओं की सहायता किसी भी क्षेत्र में नहीं की। और भारत में जो गुलामी होती है इसका मुख्य कारण भी भारत के राजा ही रहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को भारत के राजाओं ने हमेशा छोड़ दिया था। देखिए इसी युद्ध में अंग्रेजों का काम तमाम कर दिया होता तो अभी तक अंग्रेज इतने साल भारत में टिकते ही नहीं। ठीक है, मंगलौर की संधि के साथ क्या होता है, 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पे क्या है, रोक लग गई। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं।
तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो भूमिका बनी थी वह भूमिका क्या बनी थी दोस्तों, आप भूमिका याद रखा कीजिए। देखिए पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में भी मैंने आपको भूमिका बताई थी, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में भी मैंने आपको भूमिका बताई थी। अब मैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में भी आपको भूमिका बता रहा हूँ। भूमिका का मतलब यह है कि कारण क्या था जिस कारण से वह युद्ध होता है। तो देखिए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कारण रहा था, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण यह रहा था कि जैसे कि टीपू जो है उसके इसमें शक्ति कमजोर होने लग गई थी उसकी। वह क्या करता है, फ्रांस और कुस्तुनतुनिया जो कि भारत के जो यूरोपीय राज्य है उनसे सहायता लेना प्रारंभ करता है। मतलब कि उनसे मैत्री का हाथ बढ़ाना शुरू करता है, किस लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, अपने राज्य को मजबूत करने के लिए। इसी क्रम में उसने क्या किया था, टीपू को फ्रांस और कुस्तुनतुनिया का समर्थन मिल भी गया था, जिस कारण से अंग्रेज फिर से टीपू से रुष्ट हो गई कि भैया तुम मैत्री का हाथ क्यों बढ़ा रहे हो दूसरों के साथ। मतलब अंग्रेज तो चाहते ही नहीं थे कि बस भारत में हम ही रहें, सब हमसे ही दोस्ती करें और जो है भारत का राजा किसी से दोस्ती करें ही ना। तो टीपू को फ्रांस तथा कुस्तुनतुनिया का समर्थन मिल गया था। और दूसरा कारण क्या रहा था, हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिलाकर टीपू के विरुद्ध खड़ा कर दिया। लो भाई, अंग्रेजों ने भी एक चाल चल दी। उन्होंने क्या किया, हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था और टीपू के विरुद्ध उसको खड़ा कर दिया। तो यह रही थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की भूमिका या फिर कारण। और देखिए जो यह युद्ध होता है, यह युद्ध 3 चरणों में होता है। कितने, 3 चरणों में जो है यह युद्ध होगा। और इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर रहा था वह कौन रहा था, कॉर्नवालिस। याद रखेंगे, पहले में था हेस्टिंग्स और दूसरे में जाए कॉर्नवालिस। ठीक है, तो देखिए कॉर्नवालिस इस समय जैसे कि ब्रिटिश गवर्नर है। तो यह युद्ध 3 चरणों में हुआ था। वह कैसे हुआ था मैं आपको बताता हूँ। पहले चरण में क्या होता है, अंग्रेजों का जो सेनापति होता है वह होता है जनरल मीडो। तो जनरल मीडो और टीपू का युद्ध होता है, जिस कारण से होता क्या है कि युद्ध में वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है, दूसरे युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजों का नेतृत्व कॉर्नवालिस ने ही संभाल लिया। भैया अब तो स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। देखिए यहाँ पर कॉर्नवालिस आ गए हैं। तो 1790 ईस्वी में क्या किया, कॉर्नवालिस ने खुद ही अंग्रेजों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। और देखिए 1791 ईस्वी में उसने बेल्लौर, अम्बूर, तो उन क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। याद रखना कि जब कॉर्नवालिस ने, यहाँ पर देखेंगे हम 1790 ईस्वी में दूसरे चरण में जो इसका युद्ध हुआ था, किसका, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो उसने क्या किया था, अब देखिए कॉर्नवालिस जहाँ पर खुद ही जब सेना का नेतृत्व कर रहा है तो भैया सेना तो मजबूत हो ही जाएगी ना। तो 1791 ईस्वी में उसने वेल्लूर और अम्बूर पर भी अधिकार कर लिया। और फिर क्या किया, वह जहाँ पर टीपू की राजधानी थी, इस समय टीपू की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम में, वहाँ पर उसके बिल्कुल एकदम ही नज़दीक आ गया और वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र थे उन पर भी उसने आक्रमण करना शुरू कर दिया। लेकिन होता क्या है, वर्षा ऋतु आ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, वह अपना जो विजयी अभियान है उसको जारी नहीं रख पाता है और इसी के कारण क्या होता है, उसको वापस जाना पड़ता है। तो अब वो वापस चले गया। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया द्वितीय चरण। अब हम लोग बताते हैं तृतीय चरण में क्या हुआ था। तो तृतीय चरण में क्या हुआ था, जो कॉर्नवालिस था उसने क्या किया दोस्तों, अपनी सेना को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। इसने उसके लिए क्या किया कि जो मीडो था, स्टुअर्ट था, मैक्सवेल था और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिकों अधिकारी भी अपने साथ ले आया। वो मतलब फुल टू फॉर्म में आ गया है। मतलब अब उसने क्या किया, मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक थे उसके भी अंग्रेज अधिकारी भी उसके साथ आ गए थे। लेकिन टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया और अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण टीपू को आत्मसमर्पण यहाँ पर करना पड़ा। तो देखिए इतने सारे जब अंग्रेज अधिकारी एक साथ मिल गए हैं, मतलब टीपू को लड़ाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी जान लगा दी है। देखो यहाँ पर कौन कौन से जो अंग्रेज अधिकारी आ गए हैं, मीडो भी आ गया है, स्टुअर्ट भी आ गया है, मैक्सवेल भी आ गया है, हंटर भी आ गया है और कॉर्नवालिस तो जो इसमें भारत का गवर्नर जनरल है वो तो स्वयं ही सेना का नेतृत्व कर रहा था। जिस कारण से क्या होता है, टीपू को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, क्योंकि टीपू इन लोगों के आगे उसमें नहीं टिक पाया था। तो इसी क्रम में क्या होता है, परिणाम स्वरूप एक यही रास्ता निकलता है, फिर से एक संधि का रास्ता निकलता है। तो फिर से एक संधि की जाती है। वह संधि कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो 1792 ईस्वी में फिर से एक संधि होती है, उसको हम जानेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से। चलिए दोस्तों, और जो यह संधि होती है यह टीपू के लिए काफ़ी अपमानजनक संधि भी होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, टीपू को अपना आधा राज्य का हिस्सा अंग्रेजों और मराठों को और निजामों को देना पड़ा था। मैंने आपको बताया ना कि अंग्रेजों ने मराठों और निजामों को अपनी तरफ मिला लिया था। जो त्रिकूट संघ बना हुआ था उसमें उसने क्या किया, अंग्रेजों ने
टीपू हैदर अली, उसमें हैदर अली से मराठों और निजामों को अलग कर दिया था, तो वो अभी भी उनसे अलग ही हैं। तो जिस कारण क्या होता है, अंग्रेजों को आधा राज्य मिल गया टीपू का, किसके कारण, श्रीरंगपट्टनम की संधि के कारण, जो कब हुई थी 1792 ईस्वी में। और जो वह राज्य मिला था अंग्रेजों को, उन्होंने उसको आपस में बांट लिया, किन्होंने, अंग्रेजों, मराठों और निजामों ने। और साथ ही में क्या होता है, टीपू को 3 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर भी अंग्रेजों को देने पड़े थे। 3 राज्य थे ना यहाँ पर, अंग्रेज, मराठा और निजाम, 1-1 करोड़ रुपए तीनों ने बांट लिए, साथ ही में टीपू का आधा राज्य भी बांट लिया। इसी के कारण श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में, और यहाँ से तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध भी हो गया समाप्त। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ। और दोस्तों इसी के साथ देखिए, इस संधि में एक बात और रखी गई थी जो छूट गई थी। इस संधि में क्या होता है कि जैसे जो 3 करोड़ रुपए थे, वह जो टीपू इस समय एक साथ कैसे दे पाता, तो अंग्रेजों ने क्या किया, टीपू के 2 पुत्र थे, अब्दुल खालिक और मोइनुद्दीन को अंग्रेजों ने अपने पास बंधक के रूप में रख लिया। कब तक के लिए, कि जब तक के लिए 3 करोड़ रुपए टीपू जो है अंग्रेजों को नहीं दे देता। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेज जो थे बहुत ही चालाक किस्म के थे, वह तो किसी भी तरह से अपना पैसा था उसको वसूलना चाहते थे। चलिए ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया है, हम बढ़ते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ। यह कब होगा, 1799 ईस्वी में होगा, और इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर आ जाएगा वह कौन आ जाएगा, वेलेजली। ठीक हो गया। अब देखिए इस युद्ध का कारण क्या रहा था। देखिए बहुत ही अपमानजनक संधि जो है टीपू कर चुका था, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। इसी क्रम में दोस्तों क्या होता है कि 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने टीपू को सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। मतलब कि सहायक संधि क्या, उस समय एक योजना चल रही थी, वह उसको प्रस्ताव भेजा टीपू सुल्तान को। किसने भेजा था, लॉर्ड वेलेजली ने, जिसे टीपू ने कर दिया आविष्कार और अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण से क्या होता है, वेलेजली फिर से रुष्ट हो जाता है। अंग्रेजों का तो काम यही था, अगर उनके मनमानी ना हो तो वह हो जाते थे रुष्ट, जिस कारण से होता था युद्ध। तो एक बात और याद रखेंगे यहाँ से, सहायक संधि जो योजना थी, इसका जन्मदाता कौन था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। काफी बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सहायक संधि का जो है जन्मदाता कौन रहा है, या फिर सहायक संधि किस अंग्रेज गवर्नर ने चलाई थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वेलेजली। तो ठीक है, सहायक संधि का प्रस्ताव टीपू को आ चुका है। साथ में टीपू के अंदर गुस्सा तो होता ही है, क्योंकि एक ऐसी संधि उसके ऊपर थोप दी जाती है जिसका कोई टीपू के लिए औचित्य बनता ही नहीं है। उसका आधा राज्य भी ले लिया है, 3 करोड़ रुपये उसने हर्जाने के रूप में भी भर दिया है। अब देखिए, जो टीपू सुल्तान को सहायक संधि की जो प्रस्ताव भेजा गया था, टीपू ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण से वेलेजली ने युद्ध की घोषणा कर दी। और वेलेजली तो इस चीज़ के इंतजार में भी था, भैया कब युद्ध हो, कब ये मैसूर राज्य को हम लोग ख़त्म करें, क्योंकि मैसूर राज्य ने दम कर रखा था अंग्रेजों की नाक में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 युद्ध फिर से लड़े जाते हैं। कौन कौन से, मलावली का युद्ध लड़ा जाएगा, और साथ ही में लड़ा जाएगा सदासीर का युद्ध। और जो इन युद्धों का नेतृत्व कर रहे थे, इन युद्ध में थे जनरल हैरिस, अंग्रेजों की तरफ से जो थे जनरल हैरिस, देखिए जनरल हैरिस और आर्थर वेलेस्ली, और एक तरफ थे जनरल स्टुअर्ट। दोस्तों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सदासीर का युद्ध किस समय हुआ था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। और मलावली का युद्ध कब हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कब हुए थे, 1799 ईस्वी में। और सदासीर के युद्ध का नेतृत्व किसने, ये दोस्तों तब पूछेगा नेतृत्व कब कर रहा था, जब ज़्यादा ही डीप एग्जाम में आया हो। वैसे ही बहुत कम पूछता है ये चीज़ें, और ये चीज़ें आपको सिर्फ इतना याद रखना है फिलहाल के लिए कि मलावली का युद्ध कब हुआ था और सदासीर का युद्ध कब हुआ था। और जब इनको याद हो जाएगा आपको, उसके बाद आप गवर्नर जनरल भी, आपको जो इनका जो इस समय सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे अधिकारी, उनके भी नाम याद हो ही जाएंगे जब आप 3-4 बार पढ़ेंगे। ठीक है, और डेट तो आपको याद ही रहेगी, क्योंकि 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है और इसी समय ख़त्म भी हो जाता है। और दोस्तों होता क्या है कि इन दोनों युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान की हो जाती है हार, क्योंकि जो अंग्रेजों ने था अपना पूरा जोर लगा दिया था जो है मैसूर राज्य को ख़त्म करने के लिए। तो देखिए इन दोनों युद्धों में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, तो भयंकर युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों। टीपू सुल्तान ने काफ़ी साहस के साथ यह युद्ध लड़ा था, लेकिन इस युद्ध में 1799 ईस्वी को टीपू मारा गया, और श्रीरंगपट्टनम पर जो मैसूर राज्य की राजधानी थी वहाँ पर अंग्रेजों ने कर लिया अधिकार। तो इस प्रकार से जो हमारे और इसमें कोई संधि नहीं होती है, क्योंकि भाई जब राजा ही मारा गया तो फिर काहे की संधि। राजा जब मारा जाएगा तो फिर तो जो क्षेत्र है वो दुश्मन के अधिकार में आ जाएगा ना। तो राजा मारा गया है और श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया है। बस चारों मांगले मैसूर युद्ध खत्म।
ठीक हो गया, आप यहाँ तक सब कुछ समझ गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ विशेष बातें हम लोग जान लेते हैं यहाँ से, वो विशेष बातें क्या हैं चलिए। वैसे टीपू सुल्तान के बारे में मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आपको यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 1796 ईस्वी में टीपू ने नौकाधिकरण या नौसेना बोर्ड का गठन किया था। दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मैसूर के किस शासक ने नौकाधिकरण या फिर नौसेना बोर्ड का गठन किया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1796 ईस्वी में। जैसे कि टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में राजा बनता है हैदर अली की मृत्यु के बाद, और 1799 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है, और 1796 ईस्वी में उसने क्या किया, नौकाधिकरण या फिर नौसेना बोर्ड की स्थापना की या फिर उसका गठन किया। चलिए ठीक है। और साथ ही याद रखेंगे टीपू जो था वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी संरक्षक था। क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैसूर का कौन सा राजा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संरक्षक था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान। जो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है। और टीपू को भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता भी माना जाता है। दोस्तों टीपू जो था वो रॉकेटों का भी काफ़ी शौकीन था, उसके पास काफ़ी सारे रॉकेट भी थे जिनका वो युद्ध में यूज भी किया करता था। तो टीपू को भारत में रॉकेट तकनीक का भी खोजकर्ता माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वह आता है, टीपू ने मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम भी उत्पादन शुरू किया था। मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मैसूर के किस शासक ने सर्वप्रथम मैसूर में रेशम उत्पादन शुरू किया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लीजिए एकदम से, नोट्स बनाइए। मैंने आपसे बहुत बार कह रखा है कि आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे तरीके से बनाने हैं। और आप एक बार वीडियो सुन रहे हैं, एक बार 2-3 बार अपने नोट्स पढ़िए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। इसी के बाद हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये कुछ कथन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन और है टीपू के बारे में। टीपू ने क्या किया था, पालकी के इस्तेमाल को ही बंद कर दिया था। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैंने आपको बताया था ना छुपे हुए क्वेश्चन यही होते हैं, छुपे हुए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैसूर के किस शासक ने पालकी के इस्तेमाल को बंद कर दिया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, टीपू ने। ठीक है। एक कथन कहा गया था कि हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया। यह कथन किसका है, कार्नवालिस। इसका याद रखेंगे दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि युद्ध जो होते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इनके मध्य जो संधियां हुई थी, आपको कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों एग्जाम में कि कौन सी पहली हुई थी कौन सी बाद में हुई थी। क्योंकि जो ये आंग्ल आंग्ल वाले युद्ध हुए ना, मराठाओं के मध्य भी हुए हैं, मैसूर के मध्य भी हुए हैं, सिखों के मध्य भी हुए हैं, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग पैदा कर देते हैं। इससे मैं एक ट्रिक मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखिए पहली जो संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। फिर होती है मंगलौर की संधि, फिर होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। इनकी डेट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में होती है। अब देखिए इनको याद कैसे करना है आपको। और चौथे युद्ध में याद रखेंगे कोई संधि नहीं हुई थी। ऐसा भी दोस्तों पूछ लेता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध में किस युद्ध में कोई भी संधि नहीं हुई थी, वह कौन सा युद्ध था, वह था चौथा। ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको वो भी नोट कर लीजिए। जब मैं कोई भी चीज़ क्वेश्चन की तरह बोलता हूँ आपको वो नोट करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ। तो 3 आंग्ल मैसूर युद्ध में देखिए यहाँ पर संधि होती है, लेकिन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई भी संधि नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर टीपू सुल्तान मारा गया था। और राजा के मारे जाने के बाद फिर कैसी संधि, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए आपको याद रखना एमएमएस। एमएमएस कोई वीडियो होती है, एमएमएस वीडियो को बोलते हैं। तो एमएमएस आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही आसान है याद रखना एमएमएस। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 एम हो गए हैं। आप कहेंगे भाई 2 एम हो गए गुरुजी आपने क्या कर दिए, तो और भी कन्फ्यूजिंग बढ़ा दिया। अब देखिए मद्रास नाम छोटा है, मंगलौर नाम बड़ा है। मतलब पहले छोटा आया बाद में बड़ा आया। पहले छोटे को हम रसगुल्ला देंगे, बाद में बड़े को हम रसगुल्ला देंगे। ठीक हो गया। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। पहले छोटे को रसगुल्ला दिया फिर बड़े को रसगुल्ला दिया, मतलब मद्रास को फिर मंगलौर को। देखिए नाम भी देखिए, पहले छोटा नाम है बाद में बड़ा नाम है, एमएमएस। साथ ही में इसको याद रखेंगे आप। चलिए मैं आपको गवर्नर जनरल भी याद करवा देता हूँ। तो आपने देखा होगा कि जो पहला हमने आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा था, मैंने उस युद्ध में किसी गवर्नर जनरल के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर उसकी कोई भूमिका थी ही नहीं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के गवर्नरों को एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछता भी है। तो देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो गवर्नर जनरल होता है वह होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो गवर्नर जनरल होता है भारत का वह होता है कॉर्नवालिस, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो गवर्नर जनरल होता है वह होता है वेलेस्ली। इनको याद कैसे करें, बस इतना याद रखना है, हैकवे। बस हैकवे, हैकवे 3-4 बार बोलिए, हैक। जैसे किसी सिस्टम को हैक कर लेते हैं ना, बस
वैसे ही सोच लीजिए हमने भी आंग्ल मैसूर युद्ध का हैक कर लिया है। हैक वे, बस है से हो जाएगा हैंस्टिक्स, कॉर्ड हो जाएगा कार्नवालिस, वे से हो जाएगा वेलेजली। बस याद हो गया। देखिए दोस्तों, बोलते बोलते आपको ये याद हो गया होगा। हैक वे आपको याद रखना है, आपको गवर्नर जनरल याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवध राज्य के बारे में, और हमारे भी बंगाल राज्य भी पड़ेगा, अवध राज्य भी पढ़ेंगे। अभी काफ़ी सारे जो नवीन जमीन जो राज्यों का इस समय उदय होता था, उन राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, जल्दी ही अगली वीडियो आएगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों शेयर कर दिया कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।